तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो किसके लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके लिए, आपको ये बस ये वीडियो पूरा देखना है। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप रिविजन पर्पस से देख रहे हैं, आप इसको 2x पे देख सकते हैं, 1.75x पे देख सकते हैं, आराम से आपका रिविजन हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो उसको कैसे टैकल करना है, वो चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर कोई भी 3 कैटेगरी में फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टोरीज़ होती है, प्रोज बोलते हैं इन्हें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमेशा जो स्टोरी होती है आपको उसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना ही चाहिए। देखो, एक बार अब मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि देखो अभी क्या हो गया, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले क्या होता था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके चले जाओ और आप आंसर्स आराम से दे सकते हो, बट अब आपको एक एक्सट्रैक्ट दे देते हैं, एक पार्ट दे देते हैं स्टोरी का, उससे आपको करना रहता है। बट उसके लिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको स्टोरी को पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ओके ना, आपको हर लाइन के रेफरेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, हम सोचते हैं कि इसका इन जनरल मीनिंग यही होगा, बट अगर आप क्वेश्चंस वैसे नहीं आते, इतने इजी नहीं आते, आपको उस लाइन का कुछ और मतलब है यहाँ पे, वो चीज़ें समझनी पड़ती है, वो भी हम समझेंगे। कुछ कुछ न्यू फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, आपको उसको भी समझना पड़ता है पढ़ते टाइम। थीम आपको दिमाग में रखना है, अच्छा इस पूरे चैप्टर में ये थीम है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करते हो कभी भी प्रोज की, तो वो पैराग्राफ वाइज करना चाहिए, मतलब हर एक्सट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि आपको वो होते जाए प्रैक्टिस। ठीक है, देखो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आपको मैं बस 2 ही चीज़ रेकमेंड करूँगी, ये वीडियो देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका 90% केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10% तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं सोचना यार कुछ भी आएगा तो पढ़ना छोड़ देना, नहीं, बस आप ये वीडियो देख लो, खुद से चैप्टर रीड कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सैम्पल पेपर करना है जो आपको दिया है, एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चन करने। 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 में पेपर हुआ था, तो आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और आपके पास वो क्वेश्चंस भी होंगे लॉन्ग फॉर्मेट के, तो अब वो भी करना है और 2023 का पेपर तो वो करना ही है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट जब भी आप स्टार्ट करो उससे पहले हम एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जो लास्ट लेसन है ना, ये इनके ऑथर के बारे में भी दिया है, और मैं हमेशा बोलती हूँ एक लिस्ट बना लो, चैप्टर का नाम और उसके बगल में आप अगर पोएम भी पढ़ रहे हो या प्रोज भी पढ़ रहे हो तो चैप्टर के साथ, चैप्टर के नाम के साथ आप उनके ऑथर का नाम भी लिख दो, अल्फोंसो डॉडेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है ना, ये सेट हुई थी, मतलब ये उस टाइम की बात है 1840 और 1897 की, उस टाइम तक ये सॉरी 18 से मैं ये पढ़ दी, ये वॉर जो हुआ था 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, फ्रांस और पर्शिया के बीच में ये वॉर चली थी, जिसमें पर्शिया जीत गया था। ठीक है, अब पर्शिया, अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, उस टाइम पे पर्शिया जो था, जैसे होता नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ था उस समय। तो इस पर्शिया में क्या क्या इंक्लूड था, इस पर्शिया में जर्मनी था, पोलैंड था और कुछ पार्ट था ऑस्ट्रिया का। तो ये तीनों कंबाइंड को हम लोग बोलते थे, उस टाइम पे पर्शिया बोला जाता था। अब पर्शिया क्या किया, जब ये वॉर हुआ तो उसमें पर्शिया जीत गया, तो उसने कुछ पार्ट जो हैं, मतलब जो उसने जो कैप्चर किया, उसमें जो, जैसे आप जीतते हो तो उस जगह पे आप कब्ज़ा करते हो, तो कब्ज़ा किया किस, इसमें एल्सेक एंड लॉरेन, जो कि इसका पार्ट था फ्रांस का। और ये जो चैप्टर है जिसमें ये कैरेक्टर है फ्रांस और ये जो पूरा सेट हुआ है, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग भी एल्सेक और लॉरेन में रहते हैं। तो अब इनके लाइफ में क्या चेंज होगा जब आपके ऊपर दूसरी कंट्री आप पे कब्ज़ा कर लेती है, आपका लैंग्वेज ले लेती है, आपको बंदी बना देती है, तब वो क्या चेंज होता है पूरा, वो एक स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, हाँ, मैं इसमें आपको कैरेक्टर बता देती हूँ। 2 मेन कैरेक्टर है, फ्रांस है जो एक बच्चा है जिसके ऊपर जिसकी स्टोरी है पूरी की पूरी, और एक है एम हैमल जो इनकी टीचर है। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच का ये है
और आपको पूरी चीज़ें पता चलेगी जब हम स्टोरी को रीड करेंगे, ठीक है। चलो मैं लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। आप बस मेरे 7 चीज़ों को एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. उस दिन बता रहा है कि मैं फ्रांस खुद अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा लेट उठा उस दिन मॉर्निंग में, और मेरे को ना बहुत डर था कि अब तो मैं डाउट खाने ही वाला हूँ, स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. अब उन्होंने, उनकी जो टीचर है M. Hamel, उन्होंने होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स पूछेंगे वो, ठीक है। अब इसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। उसके बाद फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स. इट वॉज सो वार्म, so bright. The birds were chirping and at the edge of the wood and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. अब वो बता रहा है कि उसने सोचा कि यार अब तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई की नहीं है, मुझे तो डांट पड़ने वाली है, क्या करता हूँ मैं सीधा सीधा भाग जाता हूँ और पूरा दिन बाहर जाके बिताता हूँ, क्योंकि जिससे अब पढ़ के नहीं आया तो आप भाई टीचर से बचने के लिए आप क्या करोगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे। और वो जो दिन था ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बहुत ज़्यादा वार्म था। और उस दिन की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बर्ड जो थी वो चहचहा रही थी, और ओपन जो फील्ड था वहाँ पे 100 मील के पास पर्शियन सोल्जर्स, अब देखो वो लोग जीत गए, पर्शिया जीत गया है और वो कैप्चर कर लिया है, तो वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। ये सो जो सारी चीज़ें होती थी ना कि बहुत वार्म डे था, बर्ड्स चहचहा रही थी, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, ये सब बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था। मतलब ऐसा लगा था कि हाँ भाई खड़े होकर इसी सबको देखो, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, उसने रेजिस्ट किया और उसने क्या किया, वो चला गया स्कूल के लिए। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. टाउन हॉल क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ पे ना सारी की सारी पब्लिक गैदरिंग होती है, कुछ डिस्कशन होता है गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। उस समय टाउन हॉल में ही सारे डिस्कशंस होते थे, और उसके बाद वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लिखा रहता था, वहाँ पे नोटिस आते थे, क्योंकि वो मेन प्लेस है ना जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल डेट मतलब अनाउंसमेंट्स आती थी। तो बुलेटिन बोर्ड जो होता था वहाँ पे उसमें भी सारी न्यूज़ आती थी। और बताता है कि रिकॉर्ड रहा है कि लास्ट 2 साल से वहाँ सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज़ ही आती है कि हमने ये लॉस्ट कर दिया बैटल। ड्राफ्ट क्या होता है, जब ना आप हारते हो तो जो कंट्री रहती है जिसने आप पे कब्जा किया है वो आपको बोलती है हमारी आर्मी ज्वाइन करो, अब हमारे लिए काम करोगे, तो वो ड्राफ्ट आता है, कुछ ऑर्डर्स आते हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के, और यही सब आ रहा था लास्ट 2 साल से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि अब क्या हुआ होगा, चलो ये 2 साल से तो इतनी इतनी बुरी खबरें आ रही थी, अब कौन सी बुरी खबर आ रही है। उसके बाद देन एज आई हरिड as by fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to school in plenty of time." अब क्या होता है कि ये जो है ना वो सोचता तो है भाई क्या हुआ, लेकिन यार ये इसको लेट हो रहा है, तो ये बोलता है मैं तो निकल रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। बट वहाँ पे जो ब्लैक्समिथ था अपने ट्रेनिंग के साथ वो रीड कर रहा था बुलेटिन, और वो बोलता है उसको इतना तेज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब वो एक तरीके से चढ़ा रहा है, उसने पढ़ लिया है बुलेटिन में क्या लिखा है। बुलेटिन में बताया गया है कि हार गया है इनका देश, पर्शिया जीत चुका है, अब कल से इनके जर्मनी कैप्चर करेगा, जर्मन लैंग्वेज में इनको पढ़ाया जाएगा। तो एक तरीके से वो टॉन्ट कस रहा है उसको कि भाई मतलब वो बोल रहा है कि अब स्कूल जाने का पर्पस क्या रह गया है, अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना, इस तरीके से उसके बोलने का मतलब है। I thought he was making fun of me and reached Emel's little garden all out of breath. तो अब क्या होता है कि उसको भी लगता है कि यार ये मेरा मजाक हो रहा है, मेरे को जल्दी हो रही है, और ये बोल रहा है भाई तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है अब, मतलब उसको समझ नहीं आया, तो उसको लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, बल्कि वो बताना चाह रहा है कि अब क्या रह गया है, कुछ नहीं बचा भाई, आपका खुद का लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन में। हाँ, अब वो पर वो क्या करता है, उसको लगता है मजाक में बात कर रहा है, छोड़ो इसको, और वो जाता है एकदम तेज़ दौड़ता था क्योंकि लेट हो रहा था। और जो स्कूल था ना वो कहाँ पे था, MML के गार्डन में ही था वो जो स्कूल था, ठीक है। उस समय टीचर्स ही अपने घर पे बना लेते थे, मतलब होता है ना छोटा मोटा स्कूल उस टाइम चल रहा था, ऐसा टाइप का था। तो बहुत ज़्यादा वो हाफते हाफते पहुँचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out on the street. The opening and closing of desks,
lessons repeated unison very loud with our hands over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब वो बताता है कि जनरली स्कूल का क्या कंडीशन होता है। आप इमेजिन करो आपके स्कूल का क्या होता है। जैसी टीचर बाहर जाती है भाई बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, ग्रेट बसल होती है जो आप इतनी तेज़ होती है कि ना आपको ना स्ट्रीट में सुनाई दे देगी। आपको कहते हैं बच्चे ओपन कर रहे हैं डेस्क को, क्लोज कर रहे हैं ये, और कोई क्लास में मैम पोएम रिपीट करा रही है, बोल रही है ए फॉर एप्पल बोलो, तो बच्चे सारे पीछे पीछे बोल रहे हैं, बहुत लाउड होता है। और अगर हमें कुछ समझना है ना और बहुत कुछ अगर फोकस करना है, हमें कान में हाथ रखना पड़ता है भाई समझने के लिए। और टीचर ऐसे बच्चों को चुप कराने के लिए बोलते हैं ना, बार बार पटकते हैं ना भाई वो रूलर को टेबल पे, तो वो सारा चीज़ होता है हर दिन। लेकिन आज जो था ना, आज का दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। आज क्या था ना, ऑल सो स्टिल, सब बिल्कुल चुपचाप थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट इन टू द डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसने क्या सोचा कि भाई मैं ना ये सब भीड़ भाड़ में बसल में ये जो हो रहा है ना, इस सब के बीच में से कट के निकल लूँगा, दिखूंगा ही नहीं, होता है ना। लेकिन वो दिन, आज तो ऐसा दिन था जैसे कि संडे मॉर्निंग क्या होता है, यूजुअली छुट्टी रहती है तो सब लोग काम में आराम से जाते हैं, आराम से उठते हैं, तो सुबह ना बिल्कुल शांति शांति रहती है। तो आज ना सिमिलर सा लग रहा है भाई, बिल्कुल शांति है। Through the window, I saw my classmates already in their places, and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door, go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो होता क्या है कि अब वो देखता है विंडो से कि सारे के सारे क्लासमेट उसके पहले से ही प्लेस में बैठे हुए हैं, और जो उसके टीचर हैं MML, वो क्या कर रहे हैं, जैसे टीचर्स चलते नहीं रहते हैं वो आगे पीछे, तो वैसे चल रहे हैं। और उनके पास उनका वही टीचर्स लोग के पास उनका आयरन रूलर है, वो पकड़े अपने आर्म्स में रखें। और अब आप सोच सकते हो इतनी शांति सन्नाटा, सब बच्चे बैठे हैं, टीचर इतने खतरनाक दिख रहे हैं, अपना रूलर के साथ है, और उसमें मेरे को सब डोर को ओपन करके सबके सामने जाना पड़ता है। आप सोच सकते हो ना कितना मतलब एम्बैरेसिंग होगा उसके लिए, मतलब उसको मतलब ऐसे शर्म आ गई कि भाई मैं लेट हो गया, सब लोग पहले ही स्टार्ट हो गए और मैं लेट पहुंचा हूँ। और वो उस चीज़ के लिए डरा भी हुआ था कि अब तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगे भी। बट नथिंग हैपेंड, पर वो जितना भी इतना ओवर थिंकिंग करा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर MML सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो उसको मतलब उस दिन उनका टोन जो था वो चेंज था, कुछ नहीं हुआ जितना उसने सोचा कि ये होगा, सर डांटेंगे ये वो। सर ने एकदम एकदम बहुत काइंड टोन में बोला कि अपने प्लेस में जाओ, ठीक है फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू नहीं करने वाले थे, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मतलब वो फट से जाके बैठ गया है ना, मतलब ऐसा होता है ना भाई, फट से जाके बैठ गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अब वो देखता है कि जैसे वो बैठता है फिर वो कुछ नोटिस करता है कि भाई आज तो सर ने क्या पहना है, ग्रीन ब्यूटीफुल कोट। और ये जो कोट पहना है ना उसमें क्या है, फ्रिल्ड है, शर्ट पहना है उन्होंने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो कैप पहनी है ना वो सिल्क की है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट। तो बता देता है कि उनका जो आज जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो थोड़े अनयूजुअल से हैं, मतलब ऐसे वो डेली नहीं पहनते, या तो एकदम होता है ना भाई एकदम वो डे है स्पेशल डे तभी पहनते, जैसे इंस्पेक्शन का डे हो गया, प्राइज डे हो गया। और फिर वो नोटिस करता है कि इसके अलावा भी जो पूरा का पूरा स्कूल है वो सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, एकदम अजीब सा लग रहा है, मतलब सब चुपचाप है ना, और एकदम शांति सी है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज see the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others. अब बोलता है ये सब भी ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मुझे सरप्राइज़ की वो चीज़ है कि जो हमारे जो लास्ट बेंचेस होते हैं ना वो हमेशा एम्प्टी रहते थे, बट आज ये भरे हुए थे। कौन कौन आया था यहाँ पे, ओल्ड हाउसर, मतलब बाकी लोग आए थे विलेज के, ऐसा बताना चाह रहा है। मेयर आए थे हमारे, फॉर्मर, हमारे पोस्ट मास्टर, और भी बहुत लोग आए थे। और वो बोलता है कि एवरीबडी लुक सैड, और बाकी जो मतलब जो लोग भी बैठे थे ना वो लोग बहुत सैड दिख रहे थे। और वो जो हॉजर थे उनके पास क्या था, ओल्ड प्राइमर मतलब होता है कि जैसे बच्चों को आप जैसे अनार आम जिसमें नहीं बना रहता है हमारा, हम जैसे अब इमेजिन करो
हम बचपन में हमारे पास एक बुक रहती थी जिसमें ABCD अनार आम मैथ्स का 1 2 3 सब होता था। तो एक तरह का वैसे ही एक गाइड है जो छोटे बच्चों को मिलता है, से वो लोग पढ़ सकते हैं। थम्ड एट द एजेस, मतलब उसकी कंडीशन क्या हो गई थी, मतलब वो एज से ना वो ऐसे हो गए थे, तो एकदम कॉर्नर से मुड़ चुके थे। ही हेल्ड ओपन, और उन्होंने अपने अपने नीज में उसको ओपन करके रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। तो उन्होंने वो पेज के ऊपर होता नहीं, आप पढ़ते पढ़ते अपने चश्मे को उसके ऊपर रख देते हो, तो उन्होंने वैसी नी पे अपने रखा था, घुटने पे, और उसके ऊपर उन्होंने अपना चश्मा रख दिया था। वेल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट, तो वो सोच रहा था कि हाँ भाई ये सब क्या हो रहा है, क्लास चुपचाप है, टीचर ऐसे कपड़े पहन के आए हैं, यहाँ पीछे लोग बैठे हैं। तो वो सोचते सोचते फिर क्या होता है, MML बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पे, जो सर होते हैं, और वो अपनी जैसे उन्होंने एकदम जेंटल थोड़े सैड से टोन में, जैसे जब वो एंटर किया था वैसे बात की थी, वो बोलते हैं उसी टोन में, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach you in German only in the school of Alsek and Lauren. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson and I want to be. तो वही जो वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड में, बुलेटिन बोर्ड में जो लिखा था, उन्हें वही बताया कि अब ये हार चुके हैं। अब आया है हमारे जर्मनी से, बर्लिन, बर्लिन जो है कैपिटल है अभी जर्मनी का, वहाँ से ऑर्डर आया है कि अब हम लोग को जर्मन में ही पढ़ाया जाएगा, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, और कल से जर्मन वाले टीचर आ जाएंगे। अब ये जो वर्ड्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं, और वो उसको अब समझ में आता है कि उन्होंने टाउन हॉल पे क्या लगाया था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो पूरा एक स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है। मेरे को तो बोलता है वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मतलब उसको लगता है कि अब तो पहले मैं इतना छोटा हूँ, पहले तो मैंने सीखा ही नहीं, मतलब मैं कुछ जानता ही नहीं, और अब आप ये बोल रहे कि अब मैं और कुछ नहीं सीखूंगा फ्रेंच, आई मस्ट स्टॉप हियर, देन ओ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। अब एक सेंस ऑफ रिग्रेट आता है कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग टाइम वेस्ट करते थे, हम लोग बर्ड एग देखने जाते थे, हम लोग जाते थे रिवर में स्लाइड करने, हम लोग, मैं ये जो बुक मुझे लगता था यार ये क्या है, न्यूसेंस। अब वो लगता है ना भाई पढ़ाई लिखाई क्या है, न्यूसेंस है। हर बच्चे की कहानी सेम ही होती है, ये हैवी है, इतना है लगता है कैरी करने पे, ये मेरी ग्रामर बुक, अब ये जो मेरी हिस्ट्री बुक है, अब ये सब मेरे पुराने दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि कल से तो न्यू बुक्स आ जाएगी जिसमें जर्मन में लिखा होगा। तो क्या ये जो मेरे ग्रामर की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स जो भी लिखा है, वो सब मेरे पुराने दोस्त बन जाएंगे, और ये पुराने दोस्त ऐसे हैं जिन पे को मैं छोड़ना नहीं चाहता, एंड मैं MML को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अब तो इनको तो फ्रेंच ही आता है ना भाई, अब ये थोड़ा जर्मन पढ़ाएंगे, न्यू टीचर पढ़ाएंगे, तो ये सबको पीछे नहीं छोड़ना चाहता। द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी अगेन, मेड मी फॉरगेट। अब होता है ना लास्ट दिन, जब आपको पता चलता है कि सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, तो आपका जो कैरेक्टर रहता है, मतलब जो इंसान रहता है जिसकी कैरेक्टर लास्ट दिन में सब खुशी खुशी ही रहना चाहते हैं ना, वैसा ही टाइप का, मतलब वो भूल जाता है कि सर कितने क्रैंकी, क्रैंकी मतलब होता है बैड टेम्पर, तो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देना टाइप का। तो लास्ट दिन है ना, तो वो वही बोलता है कि वो इतनी सारी चीज़ें, ये सब मेरे को, मैं नहीं देख पाऊँगा उनको फिर से, ये सब मेरे को भुला देती हैं कि वो कितने ज़्यादा क्रैंकी है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर। तो अब उसको समझ में आता है कि वो क्यों पहने थे इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब एक तरीके से वो ऑनर कर रहे थे कि उनका लास्ट लेसन है, तो इसलिए उन्होंने ऐसे इतने सुंदर कपड़े पहने थे। While the old men of the village were sitting there in the back of the room, it was because they were sorry too. अब बोलता है, अब उसको समझ में आया कि ये लोग क्यों आए थे, ये लोग इसीलिए आए थे ताकि ये एक तरीके से अब मतलब ये उनका तरीका था थैंक यू करने का, और वो लोग रिग्रेटफुल भी थे। मतलब अब लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसके बाद वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो वो लोग अपना जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना भी सीख सकते हैं अपनी मातृभाषा को, वो लोग सीखने के लिए बैठे थे। तो वो लोग भी सॉरी थे कि वो लोग ने कभी पढ़ाई नहीं की, और वो लोग कभी स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। MML 40 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरीके से थैंक यू भी बोलने आए थे, वो लोग अपना रिग्रेट भी जाहिर करने आए थे कि वो कभी स्कूल नहीं गए, अपनी मातृभाषा को पढ़ने के लिए कभी एफर्ट नहीं डाले, ठीक है, और एंड शोइंग और एक तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहते थे उस कंट्री के लिए जो उनके अब नहीं रहे, क्योंकि उस पर कब्जा हो गया। While I was thinking all this,
While I was thinking all this, I heard my name called. अब वो क्या कर रहे थे, अब वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब वो देखते हैं कि अब उसकी, जब ये सब इतना मैं ये सब सोच रहा था फ्रांस, तभी उसका नाम आता है और उसको पढ़ने के लिए होता है। आई हैड नॉट गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। तो वो बोल रहा है कि मैं ना दुनिया की हर चीज़ त्याग देता इसके बदले कि मैं एकदम साफ और क्लियर और बिना कोई मिस्टेक के ये जो मेरा रूल ऑफ पार्टिसिपल है ये पढूं। तो एक सेंस ऑफ उसको ऐसा रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मतलब वो कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। तो ऐसे उसके मन में आता है कि यार काश ऐसा टाइप का। तो वो और ऐसा सोच के वो उठता है और पढ़ता है, और उसके बाद वो पहले ही सारे वर्ड्स में वो जंबल कर देता है। तो उसमें वो अब वो खड़ा रहता है, भाई उसने गलती कर दी, होल्डिंग ऑन टू डेस्क, तो डर के मारे वो डेस्क पकड़ लेता है। उसका हार्ट इतना तेज़ बीट कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, तो वो सर के, क्योंकि वो एम्बेरस था, क्योंकि उसने पढ़ने के लिए कभी एफर्ट ही नहीं डाला, तो उसको कहाँ से आएगा पार्टिसिपल। तो अब उसका हार्ट बीट कर रहा था, उसने मतलब वो सर से नज़रें नहीं मिला पा रहा, तो इतना शर्मिंदा था। आई हर्ड एम एबल टू से मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी सेड टू अवर सेल्स बा वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अब एम एम एल भी उसकी कंडीशन समझते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तुमको मैं जानता हूँ बुरा लग रहा है। देखो फ्रांस कैसे हम रोज़ बोलते हैं अपने आप को कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और हम अपना जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो हम कल पढ़ लेंगे, पर रात देखो वो कैसा, मतलब कैसा टाइम आया। एंड दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एलसेक, शी पुट्स, एलसेक के पास ग्रेट ट्रबल है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो लोग हैं जो एलसेक में रहते हैं वो लोग अपना काम अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, है ना, ऐसा बोल रहा है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी। अब बोल रहा है कि जो हमारे ऊपर जो रूल करने आ रहे हैं उन लोग भी सोचेंगे, देखो इन लोग अपने आप को फ्रेंचमैन बुलाते हैं, लेकिन इनको तो ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। इट इज़ हाउ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच सेल्स विथ। तो बोलता है कि मतलब वही लोग जो मुझे जर्मन के लोग बोलेंगे, पर्शियन लोग बोलेंगे कि देखो कैसा है, इनको तो खुद बोलते हैं बड़े हम फ्रेंचमैन हैं, पर ना तो इनको अपनी मातृभाषा बोलने आती है लिखने आती है, तो आप कहाँ से प्रिटेंड कर रहे हो। और तो बोलता है कि तुम वर्स नहीं हो, तुमसे भी ज़्यादा यहाँ के ऐसे लोग हैं जिनको मतलब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको ना अपनी मातृभाषा पढ़ने आती है लिखने आती है। तो तुम ऐसा समझो कि तुम इनसे तो ठीक ही हो। तो मतलब एक तरीके से मेरे को दिलासा देने के लिए ये काफ़ी है ये सोचना। अब बोलता है योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर्ड यू टू पुट टू वर्क एट द मिल्स सो एज टू हैव लिटिल मनी, एंड आई हैव टू बी ब्लेम ऑल्सो, हैव I have not sent you to water my flowers instead of learning your lessons. And when I wanted to go to fishing, did I just give you a holiday? तो वो बोलते हैं कि इसमें मतलब ये जो हम नहीं पढ़े तुम नहीं पढ़े, इसमें किसकी गलती है? इसमें तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी खुद की भी गलती है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको स्कूल भेजने की जगह मील्स में नहीं भेजते थे ताकि कुछ तुम मेहनत मजदूरी करके काम करो तो पैसा आए? और फिर अपनी भी गलती बताते हैं कि बहुत कितनी बार उन्होंने क्या किया है, काम पढ़ाने को टाला है। कैसे वो बोलते थे जाओ मेरे पौधों में पानी डालो, या अगर इनको कहीं हॉलीडे में जाना रहता था, इनको फिशिंग में जाना रहता था, तो ये बोलते थे भाई हॉलीडे है आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो एक तरीके से सब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, सर प्रोक्रेस्टिनेट करते, इनके पेरेंट्स अपनी मतलब लर्निंग पे ध्यान नहीं दिए, उनको पैसे कमाने पे ज़्यादा वो था, है ना। Then from one thing to another, Mr. Lamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. अब देखो अब सर का आखिरी दिन है, तो वो अब वो जो भी उनके अंदर इमोशन है वो सब जाहिर करते हैं, और वो बात करते करते बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे इस विश्व में, the clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it. Because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, they had key to their prison. तो वो बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है फ्रेंच, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा क्लियर है,
और हम लोगों को इसको मतलब हमें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें इस आइडेंटिटी को खोना नहीं है। आपको अगर जो लैंग्वेज आती है वो आपकी आइडेंटिटी होती है। और जब हमारे लोग एंस्लेव हो जाएंगे, हमें कैद कर दिया जाएगा, तो लेकिन जब तक हम अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को अपने में रखेंगे, हमें पता है कि हम इस मातृभाषा को जानना भी एक टाइप का पेट्रियाटिज्म है कि आप देशभक्त हो भाई, कि मैं इस देश से जुड़ा हुआ हूँ, इसी के लिए हूँ मैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज और पेट्रियाटिज्म को जोड़ा गया है। तो जब तक हम अपनी लैंग्वेज को जानेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी को कबूलेंगे कि हम फ्रेंच हैं, तब तक हमारे पास उस जो कैद किए गए हैं जिस प्रिजन में, उसकी हमारे पास चाबी है। ठीक है। देन ही ओपनड ग्रामर एंड then you opened a grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it. All he seemed so easy, so easy. I think too, I had never listened so carefully and that he had never explained. अब बताता है कि फिर उन्होंने कोई ग्रामर का लेसन स्टार्ट किया और इतनी अच्छी तरीके से इसको समझ में आया फ्रांस को। तो वो सोचता है कि क्या मैंने कभी इतने अच्छे से सुना नहीं, या फिर इन्होंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। वो मतलब वो ऐसे सोचता है। एवरीथिंग with so much patience, it seemed almost as if a poor man wanted to give all us he knew before going away, to put all into our heads in one stroke। जैसे लास्ट दिन था तो वो मतलब इतनी आसान पेशेंस के साथ एकदम धीरे धीरे उनको सब समझा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना उनके पास नॉलेज है, वो सब हमको देना चाहते हैं एक बार में। मतलब वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा सीखे, अपनी लैंग्वेज को समझे, बोलना सीखे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। तो उसके बाद ग्रामर लेसन्स के बाद क्या होता है, जैसे आप बचपन में ऐसे कॉपी सबमिट करते थे ना, और मतलब फिर कॉपीज़ में ABCD मैम लिख के देती थी, फिर आपको उसको कॉपी करना रहता था। तो वही न्यू कॉपीज़ लाए थे सर बच्चों के लिए, और उसमें उनके लैंग्वेज का लिखा हुआ था ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। क्या लिखा था, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स। मतलब वो जो राइटिंग थी ना, देखो अब उनके अंदर जो है ना, बच्चों के अंदर भी, टीचर के अंदर भी, उस लास्ट दिन के से एकदम देशभक्ति जाग रही है। जैसे आप 26 जनवरी को आप देखते हो ना कि सब लोग अलग ही तरीके से नेशनल एंथम गाते, उसका माहौल ही अलग रहता है। तो एग्जैक्टली सेम माहौल था, सबके दिल के अंदर अपनी कंट्री के लिए प्यार, इज्जत और नहीं सीखने का रिग्रेट था। और उनको हर चीज़ जो उनसे कंट्री से रिलेटेड थी, वो उनको पेट्रोटिज़म का एक वो देती थी कि भाई ये हमारी कंट्री, हम इसे ओन करते हैं। तो उस दिन जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में जो फ्रांस एल्सेक लॉरेन, मतलब फ्रांस एल्सेक लिखा था, तो ऐसा लग रहा था देखने पे कि ये फ्लैग्स हैं, और ये जो फ्लैग्स हैं ना, ये हर फ्लोट कर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क। तो ऐसे लग रहा था कि ये जो है ना हमारे ऐसे फ्लैग हैं जो लहरा रहे हैं हमारे डेस्क के ऊपर, ऐसा टाइप का बोल रहा है। You ought to see how everyone was set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once beetles flew in, but nobody paid any attention to them. अब बोलता है कि आपको देखना चाहिए था कि उस दिन कैसा था। सब लोग अपने काम में बिजी हैं, इतना शांति थी, और जो साउंड आ रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच, मतलब पेपर के ऊपर ऐसे लिखने का साउंड आ रहा था बस, और कोई साउंड नहीं आ रहा था। स्क्रैच करते ना, मतलब बच्चे लिखते ना पेंसिल्स का, वही स्क्रैचिंग का ही साउंड आ रहा था। और मतलब हम लोग कुछ चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे सिवाय अपने काम के। अगर वहाँ से ना बीटल्स भी जाती है, मतलब बीटल उड़ के गई, लेकिन किसी ने अटेंशन नहीं दिया। इसका मतलब बोलने का मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे कॉकरोच आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो कितना आपके क्लास में हंगामा होता है। इमेजिन करो कि लिजर्ड आ गई आपकी क्लास में, तो आपको पता है भाई चिल्ला चिल्ली तो होने वाली। बट जैसी बीटल्स उड़ के गई तो किसी ने अटेंशन नहीं दिया भाई उसको। इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इट वाज फ्रेंच। इस लाइन का मतलब है कि उनको जो लिखने के लिए दिया था ना, उसको बहुत अच्छे से लिख रहे थे वो लोग, एकदम अच्छे से ट्रेस कर रहे थे, ऐसे ट्रेस कर रहे थे
कि भाई इन लोग को तो बहुत ज़्यादा आता है, बड़े फ्रेंच मैन हैं इन लोग, मतलब क्योंकि वो लोग छोटे हैं, उनको ज़्यादा नहीं आता है, बट फिर भी अपना 100% ट्राई कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इतना मग्न थे कि ऐसा लग रहा था बड़े फ्रेंच मैन, भाई इनको तो सब आता है। वो लोग बच्चे थे, उनको ऐसे बस स्लैंटिंग लाइन जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, मतलब लिखने में वो सब आता था। उसके बाद हम कहाँ थे, ऑन द रूफ the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको सुनाई दिया लिखते लिखते कि पिजन्स जो हैं वो बहुत मतलब मतलब कू कू कर रही है, और फिर वो सोचता है कि क्या अब इनकी भी लैंग्वेज चेंज कर दोगे, कि अब इनको भी जर्मन में गवाओगे। इसका मतलब है कि कितना इम्पैक्ट होता है। आप सोचो कि जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वो करती है तो हर चीज़ों को वो चेंज करती है, तो वो वही अपने आप सोचता है कि अच्छा हमें तो ये जर्मन में पढ़ाएंगे, पर क्या इन पिजन्स को भी कराएंगे। इसका मतलब है किस किस तरह, मतलब कितने हद तक वो रूल करते हैं, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब है, whenever I looked up for my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, and he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy. अब जैसे वो लिखता था और सामने देखता तो सर को देखता था, तो सर कैसे थे, एकदम मोशनलेस बैठे रहते थे अपनी चेयर में, कभी इस चीज़ पे देख रहे हैं कभी उस चीज़ पे, से कि वो अपने माइंड को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन वो हर जगह जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window in his class front of it. वही बताता है कि सर की जो कंडीशन थी वो, मतलब आप इमेजिन करो कि 40 इयर्स उन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पढ़ाया है, और वहाँ पे विंडो के बाहर उनका गार्डन भी है उनके सामने, जस्ट लाइक दैट। और इन 40 सालों में क्या बदला है, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैव बीन वोर्न स्मूथ। तो ये बेंच और डेस्क की कंडीशन चेंज हो गई है। वॉलनट ट्रीज जो है उनके गार्डन के वो बढ़ गए हैं। हॉप वाइन जो उन्होंने लगाया था वो उनके विंडो रूफ में भी आगे जैसे ऐसे रहता है ना, ये विंडो है तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसे हो गया है उस तरीके का। तो क्या चेंज हुआ इन 40 सालों में, वो चीज़ें बता रहा है। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब क्या हो रहा है कि वही चीज़ बताता है कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा एक टीचर के लिए कि वो अपनी जो उनका फ्रेंच जो उनका लैंग्वेज है अब वो नहीं पढ़ाएंगे। वो सोचता है कि इनका तो मतलब दिल टूट गया होगा। और फिर ऊपर से हमें आवाज़ भी आती है, उनकी जो दीदी होंगी, उनकी जो बहन है वो ऊपर में रूम के मतलब जो ऊपर वाले रूम है उसमें से आप वहाँ आवाज़ आ रही है कि वो पूरा पैकिंग कर रही है ट्रंक में, क्योंकि उनको जाना है नेक्स्ट डे। अब उनका कोई काम नहीं रह गया ना यहाँ पे, वो टीचर है, उनको फ्रेंच आता है और उनको दूसरी जगह जाना है, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। After the writing, we had a lesson history, and the babies chanted "ba be bee boo boo" down there at the back of the room. अब वो बताता है कि लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके, ये वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और वनरेबल मोमेंट है, फिर भी उनके में इतनी करेज थी कि वो सारे के सारे लेसन जो हम बोल रहे थे उसको लास्ट तक सुन रहे थे। और आफ्टर राइटिंग हम लोग जब ने इतना सारा लिख लिया जो एमएमएल ने हमें कॉपी दी थी सर ने, उसके बाद हमारा एक हिस्ट्री का लेसन था, और उसके बाद हम लोग बच्चे लोग सारे के सारे जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे हम सब ने एक साथ जैसे AEIOU या ABCD हम लोग साथ में पढ़ते, वैसे वहाँ पे बा बी बी बू उन लोगों ने साथ में बोला। और पीछे दिखता है कि वहाँ पे ओल्ड हॉजर जो है वो अब उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स जो उन्होंने उसके ऊपर रखा था अपने प्राइमर के ऊपर वो उन्होंने पहन लिए हैं,
और वो भी लेटर्स को बोल रहे हैं, ठीक है। आप देखते तो आपको पता चलता कि उनकी जो कंडीशन थी ना, वो बहुत एक तरीके से उनको ऐसे रोना टाइप का रहा था, उनकी वॉइस जो थी बहुत ट्रेम्बल कर रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहे थे। और ऐसे देखने में फ़नी लग रहा था कि मतलब होता है ना, जब बड़े लोग इमोशनल हो जाते, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। इट वॉज फनी टू हियर हिम दैट ऑल ही वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। मतलब वो खुश थे कि वो ये पढ़ पा रहे हैं, पर वो दुखी भी था कि वो लास्ट दिन है, वो पढ़ पा रहे। तो वो जो इमोशनल वो था, वो बहुत फनी लग रहा था फ्रांस को देखने में। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। तो इतनी सारी मेमोरीज बन जाती है उसकी लास्ट लेसन के दिन पे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब 12 बज जाता, अब छुट्टी का टाइम हो गया। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंड अंडर आवर विंडोज। उसी टाइम 12 बजता है और अब इनकी छुट्टी का टाइम हो गया, और उसी टाइम हमको आवाज़ आती है कि पर्शिया के जो ट्रेनिंग जो उनकी सुबह सुबह हो रही थी, जब फ्रांस निकला था स्कूल जाने के लिए, अब वो उसको आ रही थी कि वो लोग रिटर्न कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग से, ठीक है। मिस्टर एम हेमिल स्टूड अप। वो बैठे हुए थे चेयर में, तो अब वो खड़े हो गए। बहुत ज़्यादा पेल लग रहे थे। आई नेवर लुक हिम सो टॉल। और एकदम ऐसे खड़े हुए एकदम कि इससे ज़्यादा वो मुझे टॉल नहीं दिख सकते थे। माई फ्रेंड्स ही सेड आई बट समथिंग चोक्ड। वो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में थी बोलने के लिए, लेकिन वो जैसे स्टार्ट किए आई वो चोक हो गए। वो इतने इमोशनल हो गए कि वो नहीं बोल पा रहे थे। छुट्टी हो गई थी, उनको कुछ शायद बोलना था बट वो नहीं बोल पा रहे थे। देन ही टर्न टू द blackboard, took a piece of chalk, and bearing with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. तो फिर उन्होंने बोलने के सिवा क्या चूज़ किया कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करते, चौक लेते और लिखते हैं विव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब उनका बस यही था कि बस एक तरीके से वो चीयर है उनके लिए, फ्रांस के लिए। उन्होंने बस वही लिख दिया और वो जो भी बात थी उन्होंने वो नहीं करी। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his friend, with his hand. School is dismissed. You may go. उन्होंने इतने इमोशनल हो गए थे कि उन्होंने सिर्फ ब्लैकबोर्ड में लिख दिया। फिर वो अपना जो हेड है उसको वॉल के अगेंस्ट लीन करके टिका के कुछ नहीं बोला, और बस हाथ से ही उन्होंने ऐसा इशारा किया कि स्कूल डिसमिस हो गया है, आप सभी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रोज़ है ये कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी अटैच कर दिया। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। प्लीज़ इस पीडीएफ को रीड कर लेना। इसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें अटैच कर रखी है, ठीक है। तो चलो यार अब वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। एम जो है वो मिस्टर है, मिस्टर है एम एल। ड्रिलिंग का मतलब वो पर्शियन लोग वहाँ पे, पर्शियन आर्मी जो है उनकी ट्रेनिंग कर रही थी। स्टार्ट सुबह सुबह उसको बहुत ज़्यादा अफ्रेड था कि भाई उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। टेम्पटिंग मतलब बहुत अपीलिंग था। क्या अपीलिंग था? बर्ड्स शिप कर रही थी वहाँ पे लोग, मतलब पर्शियन सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा वार्म डे था, ब्राइट डे था, वो बहुत टेम्पटिंग था उसके लिए, बहुत अपीलिंग था। ड्राफ्ट क्या होता है? जो बुलेटिन बोर्ड में लगा था कि अब भाई आपको और आर्मी ज्वाइन करनी है। बब मतलब होता है बॉय। ये उन्होंने बोला था ब्लैक स्मिथ ने कि डोंट, मतलब इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है बब, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन वो क्या करता है, वो भाग भाग के जाता है, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब ऐसे एकदम ऐसे हो जाता है, मतलब उसको सांस चाहिए, एकदम भागते भागते जाता है क्योंकि लेट हो रहा था। बसल मतलब क्या होता है कि यूजुअली जो दिन होता था वो कैसा एकदम एक्साइटेड एक्टिविटी, बहुत बिजी रहता था स्कूल, लेकिन उस दिन नहीं था। रूलर्स रेपिंग का मतलब रूलर जो स्ट्राइक करते हैं ना बच्चों को चुप कराने के लिए, वो उसने सोचा था कि जो भी कमोशन होगा क्लटर में, जो भी भीड़ भाड़ आवाज़ गूंजेगी, मतलब उस सब कन्फ्यूजन में वो एंटर कर जाएगा क्लास में, लेकिन वैसा नहीं होता। उस दिन बहुत ज़्यादा सॉलेम, तो सॉलेम मैंने सीरियस। ओल्ड प्राइमर मतलब ओल्ड बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो ओल्ड हाउस रहते हैं उनके पास थी ओल्ड प्राइमर।
माउंटेड मतलब वहाँ जाके बैठ गए, ठीक है। अब मिस्टर MML। थंडर क्लैप क्या था? थंडर क्लैप मतलब जब वो उनको पता चलता है कि लास्ट लेसन है, तो उसके लिए ये सब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। और रेचेस फिर वो बोलता है वो अनफॉर्चुनेट, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। वो लोग वो क्या करता है, मैं क्लास अटेंड नहीं करता लेकिन सार जाता है, वापस स्लाइड करता है रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। वहाँ पे वो लोग खेलने जाते हैं। फिर क्रैंकी मतलब इरिटेबल, बैड टेम्पर, ये किसका नेचर था? मिस्टर MML का। रीअप्रोच मतलब वो उसको दिलासा देने के लिए सर क्या बोलते हैं कि टू फील, और मतलब तुम्हारे पास रीअप्रोच का मतलब होता है टू फील रिग्रेट और शेम। वो बोलते हैं कि तुम्हारे से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई लिखाई की है, तो तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम अपने आप को दिलासा दे सकते हो कि मैं ही बदतर नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको रिग्रेट होना चाहिए। जब हम लोग के ऊपर दूसरी कंट्री एनस्लेव करती है हमें, तो हम लोगों के पास उसका क्या किए है, अपने अपने आइडेंटिटी को, अपने पेट्रियोटिज्म को दिखाने की, कि हमें अपनी लैंग्वेज आती हो। फिश हुक मतलब वो लोग ऐसे, जो उनको बुक मिली थी उसमें वो इसको ट्रेस कर रहे थे, उसी को बोला है फिश हुक। एंजलस का मतलब होता है जो बेल होती है क्रिश्चियन प्रेयर की, वो बजी 12 बजे, है ना, छुट्टी के टाइम। विव ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, जो सर ने लिखा। देखो यार मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, ये आपके सारे न्यू वर्ड्स जो अब मुझे लगे कि लिखने हैं, ये भी मैंने, ये जो PDF है ना, ये मुझे नेट से मैंने जो भी मुझे और भी रेलेवेंट मटेरियल लगा वो मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लेना और रीड कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ करना। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ये मैंने सैम्पल पेपर जो 2023 का रिलीज़ हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो लिया है, ठीक है। देखो सिर्फ और सिर्फ समरी देख के जाने या सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख के जाने या रीड करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, तभी आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते, कभी भी आपके पास एक्सट्रैक्ट है, इवन आपने ना चैप्टर पढ़ रखा है और उसकी जस्ट बात प्रैक्टिस करो, तो भी आपको ये पैराग्राफ रीड करना है। हमें फिर से रीड करूँगी, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places. MML walking up and down with a terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो वो पूरा कंडीशन समझाता है अपनी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप फिर से देख सकते हो अगर आपको डाउट है। हम क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। लिस्ट एनी टू सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन एग्जाम। सेंसरी डिटेल्स मतलब जिसमें आपके सेंसेस काम का यूज़ हो, कहीं आप सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ अब टच है, स्मेल है, तो इसमें सेंसरी में क्या है, आप क्या सुन सकते हो कि लेसन्स रिपीट हो रहे थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क, टीचर्स ग्रेट रूल रेपिंग ऑन द टेबल। देखो मैंने यहाँ पे आंसर्स भी अटैच कर दिए, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, साउंड्स ऑफ ओपनिंग, आपका सेंस ऑफ हियरिंग है इसमें भी सेंस ऑफ हियरिंग है। टीचर्स रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, कोई सा भी आप लिख सकते थे, ये बहुत ईजी था, बस आपको बस ढूंढना था और आपको समझना था कि कौन से सेंसेस आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। Why does the protagonist feel anxious about entering the room on this particular day? तो उसको इतना एंशियस क्यों था? देखो जब भी आप MCQ क्वेश्चंस करो, सबसे पहले आपको करना है एलिमिनेशन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको ऑप्शंस पढ़ने, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़े हाँ हमें सही लग रहा है, आपको बाकी सारे ऑप्शंस को भी देखना है कि ये क्यों गलत है। फ्रांस को एंशियस क्यों लग रहा था, मतलब एंटर होने से पहले उसको, मतलब वो एंशियस क्यों था। द क्लासमेट हैज स्टार्टेड देयर लेसन, हाँ भाई उसने विंडो से देखा सब लोग अपने प्लेस में थे, बट नाउ एवरीथिंग वाज सो स्टिल। एंड वो देखो डाउन विद टेरेबल रूम, आई हैड टू थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो वो जब देखा विंडो से तो उसके सारे के सारे
क्लासमेट पहले से बैठे, उसको लगा भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए वो बहुत एंग्शियस हो गया एंटर करने से। तो टीचर्स इन बैड मूड, टीचर के मूड के बारे में नहीं बताया। क्लासरूम इज क्वाइट, देखो प्रोटैगनिस्ट इन लर्निंग लेट, ठीक है, बट जस्ट एंटर होने से पहले उसने जब देखा कि क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट है। ये भी आपको लग सकती है भाई एकदम शांत है तो वो एंक्शियस हो गया होगा, कैसे करूँ कैसे जाऊँ, बट ये वाली चीज़ यहाँ पे मैंशनड है कि वो ऑलरेडी उन लोग अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे, तो उसको लगा कि उन्होंने सब स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो एंशियस हो गया। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग सजेस्ट दैट, कि इतनी शांति थी ऐसे कि क्लास में, जो कि यूजुअली नहीं होती है, बट ऐसी थी जैसे संडे मॉर्निंग में होती है। यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। देखो यहाँ पे आंसर्स भी अटैच है, तो आप देख लेना। द स्कूल वॉज अनयूजली क्वाइट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ऐसा लग रहा था कि भाई कोई हॉलीडे, स्कूल ऑफ है, क्योंकि स्कूल तो हमेशा बस मतलब एकदम ऐसे बिजी रहता है। तो इस फ्रेज का मतलब यही है। देखो ये भी आप अपने से कर सकते कि सारी चीज़ें एकदम ईजी थी अभी तक, बस आपको बस आपको अपना ना माइंड ओपन रखना है। ठीक है, और प्लीज़ कभी भी एक्सट्रैक्ट को रीड करना मत भूलना। आपको लगता है नहीं भाई मुझे तो स्टोरी मैंने समरी पढ़ी है, मुझे आता है, फिर भी आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। पिक एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, देखो क्योंकि एक्सट्रैक्ट से आपको बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। दैट हेल्प्स वन टू इन्फर दैट दिस वॉज नॉट प्रोटैगनिस्ट फर्स्ट टाइम बीइंग लेट। बोला है कि गिवन एक्सट्रैक्ट जो है उसमें से आप एक ऐसा एविडेंस दो, कुछ ऐसा रीड करके कोई लाइन बताओ जिससे आपको पता चले कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई ये पहली बार लेट हुआ है, पहले भी ये बहुत बार लेट हुआ है। देखो क्यों, देखो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, I was running late. I counted on the commotion to get to my desk without being seen. तो वो पहले की तरह सोचता कि भाई भीड़ भाड़ रहेगा मैं कट के निकल लूँगा, नहीं, मतलब इसका मतलब वो पहले ऐसा कर चुका है ना, तभी उसने सोचा कि मैं फिर से ऐसा कर लूँगा। तो ये है ये लाइन, काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। बस आपको ना एक बार अच्छे से इसको रीड करके समझना था कि अच्छा यहाँ ये, हाँ भाई ये लाइन से तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको वही वाली लाइन लिखनी थी। वॉट डज द टर्म टेरिबल आयरन रूलर इंडिकेट, मतलब अब आपको यहाँ पे एम सर के बारे में, जो सर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी कि वो द क्रैंकी नेचर के थे, या वो जिस तरीके से पढ़ाते थे वो सारी, ये आयरन रूलर टेरिबल, ये टेरिबल इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एम सर की, उनका जो कैरेक्टर वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा तो प्रोटेक्ट, ये रहा द स्ट्रिक्टनेस एंड सिवियरिटी ऑफ एमएमएल्स डिसिप्लिन। तो मतलब उनकी नेचर क्या था, एकदम स्ट्रिक्ट थे, वो सीवियर थे, क्रैंकी थे, वो सारी चीज़ें डिफाइन, मतलब एक कोई एकदम जैसे बोलते हैं ना भाई हिटलर जैसा है क्या तू, क्यों, क्योंकि एकदम स्ट्रिक्ट है, ऐसा आयरन रूलर लेके खड़ा, तो टीचर को ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वही एकदम सीवियर और स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट थे सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइंस बेस्ट सजेस्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब जो लोग एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे ये पूरा को देख के क्या करेंगे, आपको इसलिए पढ़ना है एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट से क्या पता चलता है, फियर ऑफ लेट कवर नहीं, रिजिडिटी ऑफ स्कूल सिस्टम नहीं, द एंग्जाइटी ऑफ यंग स्टूडेंट नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, पूरे चैप्टर में उसी की तो बात हुई है। आपको लगेगा फियर्स ऑफ लेट कमर भी होगा, है ना, फियर ऑफ लेट कमर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, बट मेन चीज़ जो है, जो सेंट्रल आइडिया इसका जो है ना, वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, कि कैसे अगर आप पंक्चुअल नहीं होते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। फियर के बारे में उतना नहीं बताया है, बट मेन चीज़ जो है इसकी पंक्चुअलिटी। हो सकता है आप कन्फ्यूज जाओ, लेकिन बी वाला ही मोर अप्रोप्रिएट है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। एक्सट्रैक्ट, देखो आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आंसर ना पॉइंटर में लिखा करो, अच्छा हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, फिर इसको ना आप ये जो मार्किंग स्कीम दी गई है ना पूरा, आप ना इसको रीड करा करो, क्योंकि बहुत सारी हिडन चीज़ें जो आपको और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे ना उसको हेल्प करेगी टैकल करने में। तो ये PDF जो मैं आपको दूंगी, इससे एक बार ना ये सारी की सारी चीज़ें ना आप रीड कर लेना। और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक ऑप्शन आपको सही लगता है तो बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी आपको देखना है। जैसे देखो यहाँ पे भी आपको दिया है द अदर ऑप्शन सच एज ए फियर ऑफ लेट कमर एंड सी रिजिडिटी ऑफ स्कूल सिस्टम
D. The anxiety of youngsters touch upon some of the themes of the lecture but do not fully capture the central idea. जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ भाई fear of late comer हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है कि वो एंशियस था, लेकिन ये कुछ थीम है। मेन चीज़ क्या है इसमें, पूरे के पूरे में पंक्चुअलिटी की बात हो रही है, तो ठीक है, इसीलिए बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। तो ये देखो, ये खुद एग्री करता है ये क्वेश्चन कि बाकी ऐसा लग रहा है भाई कि ये हो सकता है, बट एक्चुअल में मेन चीज़ क्या है, पंक्चुअलिटी के बारे में बात हो रही है। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन था, अ क्राइसिस ब्रिंग्स आउट अ ट्रू कैपेसिटी फॉर कंपैशन एंड क्राइसिस, कंपैशन एंड काइंडनेस। जब भी हमारे पास मुसीबत पड़ती है तब हमें अपनी जो होता है ना भाई, कि हम अपना कंपैशन देते हैं। जैसे किसी की डेथ हो गई तब हम उसमें कंपैशन, काइंडनेस, बहुत मतलब होता है ना कि आपके वो क्वालिटी निकल ही आ जाती है। तो इस स्टेटमेंट से सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट यूजिंग MMLs फ्रॉम लास्ट लेसन एज एन एग्जाम्पल, स्टेट एनी वन डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट। बोल रहा है कि जैसे अब ये क्या था, यहाँ पे क्या क्राइसिस आया कि अब उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली गई है, अब उनको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जर्मन में पढ़ना है। तो ये लास्ट डे MML सर के, मतलब मिस्टर हैमल के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना, खुद नोटिस करो। वो भी बोलता है ये कितने क्रैंकी थे, लेकिन अब कैसे पढ़ा रहे, एकदम पेशेंस के साथ पढ़ा रहे, आराम से पढ़ा रहे, बिल्कुल सर एकदम काइंड टोन में बात करते हैं। सर वो एंटर करता है तो उसको डांटते नहीं है ना, उनके पूरा नेचर में चेंज हो जाता है। तो वही आपको टेक्स्ट से आपको जो भी लगता है कि क्या क्या उनके में चेंजेस आए, वही आपको लिखना था। बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, उसको डांटते नहीं है, वो मिस्टेक करता है तो भी उसको नहीं डांटते हैं, है ना। वो सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वो स्टॉप, मतलब वो स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो सब स्टूडेंट से बहुत जेंटल बात करते हैं, रूलर यूज़ नहीं करते, वो अपनी खुद की गलती बोलते हैं ना कि भाई मैंने कितनी बार तुमको फिशिंग करने जाता तो हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था, या फिर मैं बोलता था भाई जाओ और मेरे फूलों में पानी डालो, है ना। उन्होंने लास्ट लेसन कितनी पेशेंस के साथ उसको डिलीवर किया। और ये सारी चीज़ें आपको कोई भी आप पॉइंट लिख सकते थे एक, है ना। तो यही था। एक उसके बाद एक और था मेरे पास, हाँ ये 2023 का पेपर है, उसमें आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखना था। व्हाट वर फ्रांस फीलिंग एज ए सेट आउट फॉर स्कूल एंड वाई। जैसे वो मतलब तैयार होता है स्कूल जाने के लिए, तो उसकी फीलिंग्स क्या रहती है, उसकी फीलिंग रहती है कि भाई उसको तो कुछ नहीं आता, बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मुझे पार्टिसिपल, उसको लगता है कि बहुत मुझे अब तो डांट पड़ने वाली है, क्यों, उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। फिर उसको मतलब बाहर का वो दिखता है वेदर, उसको उस दिन का जो कंडीशन दिखता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, ब्राइट रहता है, उसके बाद टेम्पटिंग रहता है। तो उसको लगता है कि मैं अटेंड नहीं करूं, बट फिर भी वो क्या करता है, अपनी टेम्पटेशन को रोकता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। तो इसी को आपको एकदम छोटा देखो, कुछ हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, लेकिन आपको कुछ कुछ मेन कीवर्ड्स याद रहने होंगे कि उस समय उसको क्या था, उसको पार्टिसिपल्स के लेसन्स थे, ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, फिर उसके बाद उसको बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, बर्ड्स चिरपिंग, वार्म, ब्राइट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसके ऊपर आपके ऊपर मार्किंग होती है जब भी आप आंसर्स लिखते हो। तो आप अच्छे से 2-3 बार जब चैप्टर पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये सारे वर्ड्स जो है ना वो बैठ जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, आप किसी की समरी देखो, किसी का भी एक्सप्लेनेशन देखो, एक बार चैप्टर को खुद से रीड करो। आपको लगता होगा यार इतनी हार्ड है, हमें नहीं याद होगा, बट बिलीव मी, मैं खुद जब पढ़ती थी तो ऑटोमेटिकली वो सारे वर्ड्स जो होते हैं ना वो आपके माइंड में फिट हो जाते हैं। आपको इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ आपको फुल फोकस के साथ पढ़ना है। मैं अभी आपको ये रिकमेंड करूँगी, टेलीग्राम पे जाओ, ये डाउनलोड करो PDF, ठीक है। इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपके अकॉर्डिंग, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे समझना है। आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है।